अरे क्लियर है ना? पोलर वेक्टर एक्सियल वेक्टर क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर है? बोल लो, थोड़ा जाग जाओ। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसा है? टॉर्क कैसा है? लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अरे समझ रहे हैं? चलें आगे बढ़ा जाए, वेक्टर एडिशन पर आ जाए। वेक्टर एडिशन के कितने मेथड्स? रुक जाओ, इनको सुन लो। हाँ, रुको तो, सुनो तो, धीरज धरो, पेशेंस रखो, अभी आएंगे नल वेक्टर पे तो सवाल पूछना। भाई वेक्टर एडिशन के कितने लॉस? ट्रायंगल और क्लियर है भाई? जब एक वेक्टर के हेड के दूसरा वेक्टर का टेल हो तो कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? क्लियर है ना? ट्रायंगल लॉ में क्या रिजल्टेंट आइडेंटिफाई करने आएगा? ऐसा वेक्टर जिसका हेड टू हेड और टेल टू टेल मीट कर रहा हो, क्या वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा? आज की क्लास में बहुत काम आएगा, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। अरे ठीक है ना? चलें आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, उसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से क्या रिजल्टेंट में कुछ बदलाव होता है? आर का फॉर्मूला याद रहेगा, क्या है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कॉस। ये आर स्क्वायर के बराबर है कि आर के? आर लिखना हो तो क्या अंडर रूट लगा देंगे? जनरली हम आर स्क्वायर लिखना प्रेफर करेंगे। क्या टेन अल्फा निकालना क्लियर है? मान लो ए और बी है, और अल्फा मैं कह रहा हूं बी से दिया हुआ है। कहां से दिया हुआ है? क्या अल्फा रिजल्टेंट और ए या बी के बीच का एंगल हो सकता है? रिजल्टेंट और ए या बी दोनों में से किसी किससे बीच से हो सकता है ना? ए और बी के बीच में थोड़ी होगा। और एंड में अंतर समझते हो? अगर हम कह रहे हैं अल्फा रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल है, क्या टेन अल्फा लिखोगे? अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी। ध्यान से सुनना, क्लियर है ना? क्या टेन अल्फा लिखेंगे? क्या सीधी लाइन खींचेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? ए की बी। ए की बी जिससे अल्फा जुड़ा है, क्या वो डिनोमिनेटर में आएगा? बचा क्या? कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक। क्लियर है क्या? ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे बढ़े। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उसके प्लेन में या उसके प्लेन के अलावा भी जा सकता है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या सेम प्लेन में आएगा? प्लेन अलग होने वाला। और रिजल्टेंट क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में आता है? ए माइनस बी से बड़ा होगा और ए प्लस बी से। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बात करते हैं, अगर दो वेक्टर से दोनों बराबर हैं, अगर दो वेक्टर से दोनों, तो क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रहेगा? क्या होता है भाई? 2a cos थीटा बाई 2a cos थीटा बाई। क्लियर है क्या? और एंगल क्या बाइसेक्टर हो जाएगा? क्या थीटा बाई 2। क्लैरिटी है यहां तक? दो फोर्सेस हैं, 90 डिग्री पर लग रहे हैं, दोनों बराबर है। रिजल्टेंट ए रूट टू या एफ रूट टू। कोई दिक्कत वाली बात? दो फोर्सेस लग रहे हैं 60 डिग्री पर, दोनों बराबर हैं। ए रूट, दो फोर्सेस है 120 डिग्री पर। क्लियर है ना? पक्का भाई साहब? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करी जाए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर अपने पास a प्लस बी वेक्टर की कहानी पता है और माइनस बी किया जा रहा है तो कर सकते हैं। क्या सब्ट्रैक्शन के लिए हम अलग से कोई फॉर्मूला याद करेंगे? सिंपल, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढो और काम सॉर्टेड। अरे क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे बढ़ जाए। पक्का भाई? चलिए बहुत बढ़िया, समझदार हैं आप लोग। अब देखिए, अब कुछ बातें जो हमको याद रखनी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या होगा? नल वेक्टर। ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं मैंने करी, इसलिए कह रहा हूं अच्छे लिसनर बनो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है किसके? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। अरे बात समझ रहे हैं? तो बी वेक्टर क्या होगा? नल वेक्टर। क्या होगा? जैसे हम कह रहे हैं 0 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, तो हम ईस्ट में गए क्या? उसका बस इतना सा मतलब है कि तुम जब रेस अगर दौड़ोगे तो किस डायरेक्शन में दौड़ोगे? ईस्ट में। इतना सा ही मतलब है इसका। बात समझे? बात समझे? अगर हम कह रहे हैं कि इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, और इधर लग रहा है 0 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना आएगा? कितना आएगा? क्लियर है ना? क्लियर है ना? पक्का जी? अब इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है 0 न्यूटन,
तब भी कितना आएगा? क्या जब हम नल वेक्टर को इधर कह रहे हैं तो अगर इधर प्लस बी कह रहे हैं तो इधर क्या कहेंगे? आया जी। नल वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेन वेक्टर में कोई चेंज होता? अरे समझे? चले आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। अगर हम कह रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड जो है वो बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना एंगल? क्लियर है? याद रहेगा? पक्का जी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड अगर बराबर है किसके? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो थीटा कितना होगा? किसके किसके बीच का? ए और बी। ए और, अब एक सवाल लगाए थे आप लोग जो मैंने अभी यहां समझाया, उससे सीखना है। क्या सीखना है? कि अगर अपने पास रिजल्टेंट R1 है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट R1 कितना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और रिजल्टेंट R2 है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका एंगल किसके बीच में आएगा? 0 से 100, 0 से 100। अरे समझे ना अभी क्लास में? ये रहा ना? अरे रहा ना? याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। बहुत घटिया एनर्जी के साथ पढ़ाई हो रही है यार, ऐसा मजा नहीं आएगा। अरे चलें आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो आओ आओ कहानी को आगे ले चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन का, जिसमें ये सवाल नहीं करेंगे बिना मतलब, फालतू का टाइम वेस्ट है। चलो ये सवाल देखो, कह रहा है, सवाल देखो क्या कह रहा है। द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन देम इज, द एंगल बिटवीन देम इज। लगाइए 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 लगाइए, मॉड्यूल रखिए, मॉड्यूल रखिए, कितना होगा? सवाल समझ आए? अंग्रेजी समझ आई सवाल की? कहो। तो ऐसी क्लास आने क्या फायदा, घर में सोते ही से अच्छा। जाग थोड़ा बेवकूफ। आंख लग गया। हाँ 60 डिग्री, गुड। 60 डिग्री आंसर कितना आ रहा है? 60 डिग्री जी। अरे आसान है यार, है कि नहीं है? अगर तुमने पेन चलाया तो बेइज्जती की है, अगर लगाने के लिए तुमने पेन चलाया है तो बेइज्जती की है भाई। चलो देखो, कह रहा था स्क्वायर ऑफ 3 रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, सॉरी द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब सिंपल सी बात है, अपने पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे क्लियर है? ए भी ए है और बी भी ए है, अरे है कि नहीं है? और आर स्क्वायर कितना है? 3a इंटू ए, दैट इज 3a स्क्वायर। समझे कि नहीं? सवाल समझे? अरे भाई कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके रिजल्टेंट का स्क्वायर जो है वो क्या है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब आर इक्वल्स टू √3a है ना यार? अरे है कि नहीं है? √3a कब मिलता है? कितना एंगल हो? अगर इस सवाल को तुमने पेन चला के कैलकुलेट किया है ना तो बेइज्जती है भाई, मेरी भी। अब ये सवाल देखो, ये सवाल सुनना, फोर्थ ऑप्शन है। हाँ बहुत सारे लोग ने किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, जो नहीं किए हैं वो समझो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 लिखा है, क्या ये साइक्लिक वेक्टर है? अरे है कि नहीं है? है ना?
कहा जा रहा है आउट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ ईदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स मिल रहा है और दोनों बराबर हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? मतलब अगर मैं कहूं कि ये ए वेक्टर है, तो मेरा ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है देखना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है? ए। अरे क्लियर है भाई? तो ये मेरे पास सी वेक्टर होना चाहिए या आर वेक्टर होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये कितना होगा? ये ए है, ये ए है, तो क्या ये a√2 होगा? अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा? सी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, तुमको चाहिए क्या? सी वेक्टर की माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है? किसके बराबर है? माइनस सी के। ये कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है? क्लियर है ना? तो क्या माइनस सी को जस्ट रिवर्स कर देंगे? अरे समझे कि नहीं? समझ आया? सबको आया? हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल जब आप निकालिएगा, तो दोनों वेक्टर का टेल कॉन्साइड करना चाहिए। क्या याद रखेंगे? क्या कहा मैंने? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते समय दोनों वेक्टर का क्या कॉन्साइड करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यहां देखो, क्या इसका हेड इसके टेल के साथ कॉन्साइड कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या यहां पर इस वेक्टर का ये लाइन ऑफ एक्शन है? अरे है कि नहीं है? और इस वेक्टर का क्या ये लाइन ऑफ एक्शन है? और इस वेक्टर का क्या ये लाइन ऑफ एक्शन है? और लाइन ऑफ एक्शन में क्या वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? तो अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रखूंगा, तो जो ये एंगल मिलेगा, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? अब सोचो, ये 90 है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या ये 45 है? क्या ये भी 45 है? क्या ये 45 ए बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है? सोचो, सी वेक्टर क्या तुम्हारा इधर जा रहा है? अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां पर इसका टेल है और इस वेक्टर का हेड है। क्या इसके टेल को यहां लाया जा सकता है? इस लाइन के अलोंग लेके जाओगे तो कहीं यहां आएगा। अरे इसको उठा के आगे ले जा सकते हो ना? तो अगर यहां आएगा तो ये एंगल बनेगा क्या? कितना बनेगा? 180 माइनस 45, दैट इज 135। क्या ये ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है? ये देखो, नहीं, नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके टेल के ऊपर इसका हेड आ रहा है। क्या इसको आगे लेके जाओगे? अरे यहां ले आओगे ना, तो क्या ये एंगल देखोगे ना, तो ये भी कितना होगा? 135। 130। अब एक सवाल दूं मैं, करोगे? एक सवाल दूं मैं, करोगे? देखो, सेम एज इट इज। अपने से कहा जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, और कहा जा रहा है बोल, करो, पूरा पूरा तीनों एंगल बताना है। 60 पूरा एंगल, तीनों बताओ, तीनों 60। करो करो करो, हवा में मत चलो। गुड। करो। हमेशा बस इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल दो वेक्टर्स के किसके टेल्स के बीच में मेजर किया जाएगा। इसके बाद किसकी क्लास है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, गुड।
बन जाना चाहिए था, अगर नहीं बन रहा है तो मामला गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, सुने नहीं है अच्छे से, बस इतनी ही बात है। अच्छा ये बताइए, ये बात तो क्लियर है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अरे जब √3 आ गया तो कब आता है √3? कितने पर आता है? कितने पर आता है? कितने पर आता है? बहुत कम एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो तुम लोग यार, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। देखो, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर हो गया, कौन सा वेक्टर हो गया? सबको दिख रहा है। अब जो बी वेक्टर बनेगा ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? अरे भाई √3 आया मतलब एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितना है? समझ रहे हो ना? अब इसके लिए निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, C² = A² + B² + 2AB cos थीटा। अरे जानते हैं कि जानते हैं? चले भैया, तो जब बी वेक्टर बनाएंगे ना, तो वही सोचना है कि ये ए वेक्टर की लाइन है, इसकी लाइन से बी वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। अरे समझे कि नहीं? अपने को सी चाहिए कि माइनस सी? सी चाहिए कि माइनस सी? क्या माइनस सी ऐसे बनेगा? अरे बनेगा, बनेगा ना। ये तुम्हारे पास कितना है? 60। ये कितना होगा? 120। ये कितना होगा? 30। ये भी कितना होगा? 30। दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये तुम्हारे पास सी वेक्टर है। तो इस वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ध्यान से देखना, क्या ऐसा है? अरे है कि नहीं है? अरे नहीं आया भाई, आ रहा है। एंगल तभी मेजर होगा जब दोनों का टेल एक जगह लाई करेगा। तो इसको हम उठा के आगे रखेंगे तो ये एंगल आएगा, कितना आएगा? 150। और इस वाली लाइन को आगे खींचोगे तो ये एंगल कितना आएगा? 150। समझिएगा, याद रखने के लिए हमेशा याद कर लीजिए कि जब भी आप साइक्लिक वेक्टर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? साइक्लिक, मतलब A+B+C+D = 0 होगा। अरे क्लियर है? तो एक्सटीरियर एंगल मेजर होगा हमेशा। कौन सा एंगल मेजर होगा? कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? एक सवाल और बनाओगे? चलो, हम कह रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू सी वेक्टर का मॉड। बनाओ जरा, तो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, प्लॉट करो और बनाओ। हाँ, तीनों 120, बढ़िया। 120 120 120 बना लो, ट्रायंगल बना लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार, सिंपल सी बात समझनी है अपने को। तीनों बराबर है ना यार? सोचो, ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों आ रहे हैं, मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120। 100। तो क्या ये वाली लाइन आगे खींचेंगे? यहां से 120 डिग्री पे क्या बी वेक्टर बना देंगे? अरे खींचेंगे ना। और सी वेक्टर ये होता, लेकिन अपने को सी चाहिए कि माइनस सी? क्या माइनस सी ऐसे आ जाएगा? अरे आएगा। अब सोचो, ये अपने पास कितना है? 120। क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? पल्ले बढ़ रहा है, पल्ले बढ़ रहा है। अबे भाई तो ये कितना है? 60। तो ये भी कितना है? 60। तो ये भी कितना है? 60, क्योंकि तीनों बराबर है ना। अरे है कि नहीं है? तो लेकिन एंगल तो अपन ये वाला देखेंगे ना भाई, कितना है? और यहां कितना है? हमेशा एक्सटीरियर एंगल देखा जाएगा ना। अरे बराबर सबको पल्ले पड़ गया, चले आगे बढ़ जाएं। चल बहुत अच्छा। अब देखो ये सवाल है, देखने में कितना डरावना भौकाली सा लगेगा। 2 लाइन का सवाल है। क्या कह रहा है? एट वॉट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस, एक फोर्स क्या है? x+y, दूसरा क्या है? x-y, एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट मे बी √(x²+y²). समझे? रिजल्टेंट कितना दे रखा है? √(x²+। क्या अपने को F1 पता है? क्या अपने को F2 पता है? क्या F1 F2 के बीच का एंगल ही तो cos थीटा है? क्या निकाल सकते हो? चलो मेरे साथ लगाओ, मैं क्या लिखूं यहां पे? x² + y², मतलब r² हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? समझे ना? अच्छा, a² करोगे तो क्या x + y का होल स्क्वायर?
हो रहा है ना? तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और F2 का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2, ए बी कॉस थीटा होता है ना? ए कितना है अपने पास, x प्लस वाई, और बी कितना है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा? ले हो गया टाइम पास चीज। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, 2xy और 2xy कट गया, क्या ये बचा है और ये बचा है? ले भाई आंसर बता दे, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखना छोड़ो यार, तुम लोग कहोगे कैसे ले आ दिए। लो देखो, यहां पे अगर हम लिखें, यहां पर हम लिखें 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, इसको हम क्या माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसी वजह से ब्रैकेट लगा दिए। अरे समझे कि नहीं? तो यहां से कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा है, कौन सा आंसर सही है? आया, आया जी। चले आगे बढ़े। अब है हमारे पास अगला रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, बहुत साधारण, बहुत आसान चीज। जागे हैं सब लोग भैया? बहुत सड़ाला रिस्पॉन्स लग नहीं रहा देख के कि जगह हैं। चले भैया जागे रहिएगा, बहुत बढ़िया चीज है, साधारण बात है, ठीक है। हाँ भाई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जब एक वेक्टर दिया हो और उसको दो एक्सिस के बीच में रिजोल्व करना हो, एक एक्स और दूसरा वाई, एक एक्स और दूसरा, ढंग से रिस्पॉन्स करो यार थोड़ा, तो मतलब बेइज्जती मत कराओ यार, एक एक्स और दूसरा वाई। हम कह रहे हैं यहां पर एक वेक्टर है अपने पास ए, कितना वेक्टर है, कितना वेक्टर है ए, ये एक्स एक्सिस से बना रहा है कितना एंगल, थीटा, कितना एंगल बना रहा है, क्लियर है ना? अब देखो क्या होगा, यहां से अगर तुम एक लाइन खींचो तो ये कहलाएगा ए एक्स, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, उसको यहां प्रेजेंट किया जाता है ए वाई। यहां ट्रायंगल बना और यहां क्या बना, पैरेललोग्राम। अरे सिंपल सी बात है यार, चाहे ट्रायंगल लॉ की बात कर लो चाहे पैरेललोग्राम का, क्या दोनों का मतलब सेम है? अरे है कि नहीं है? क्या कॉस थीटा जानते हो ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, तो कॉस थीटा अगर मैं यहां पर लिखूं तो क्या ए एक्स अपॉन ए लिखूंगा, ए एक्स अपॉन, ए एक्स अपॉन, तो ए एक्स का वैल्यू कितना है, ए कॉस थीटा। सेम है, साइन थीटा लिखोगे तो क्या ए वाई अपॉन ए लिखोगे, ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा, ए साइन। इसको याद रखने का सिंपल तरीका होता है, जिससे थीटा जुड़ा है उधर कॉस, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर, जिससे थीटा जुड़ा है उधर, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मान लीजिए अगर हम कहें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और हम कहें ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और हमारा एक फोर्स है 100 न्यूटन का जो यहां से 30 डिग्री पे लग रहा है, कितने डिग्री पर लग रहा है, क्या इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो? इधर क्या आएगा, 100 कॉस 30, अरे क्लियर है ना? इधर क्या जाएगा, 100 साइन 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या 50√3 लिख सकते हैं, क्या इसको 50 लिख सकते हैं? अरे साइन 30 का वैल्यू 1/, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चले भाई, चल भाई देख, अगर मान लिया हमने कहा कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, हमने कहा कि हमने यहां पर खींचा है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, यहां पर एंगल है 53 डिग्री, कितना एंगल है? अरे यार, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कौन सा कंपोनेंट, 50 कॉस, और इधर कितना, साइन 53, जिससे थीटा जुड़ा है उधर क्या जाएगा, कॉस, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर, क्लियर है क्या? कॉस 53 का वैल्यू 3/, क्या ये 30 हो जाएगा, क्या ये 40 हो जाएगा? साइन 53 क्या 4/5 होता है, समझे? पक्का?
चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ और बात करते हैं भाई। चलो देखो भाई, देखो एक सवाल और करो। 20√3, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। चलो 45 मत करो, 45 मत करो, चलो इसको कर लो 30 डिग्री कर लो। अरे कर सकते हो। इधर कौन सा कंपोनेंट और इधर कौन सा? क्लियर है जी। इधर कौन सा? कॉस। तो क्या लिखोगे? 20√3 कॉस 30। और इधर क्या लिखोगे? 20√3 साइन 30। साइन 30 का वैल्यू तो क्या ये 10√3 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? और ये कितना? 30। कितना हो जाएगा? अरे cos 30 √3/2 होता है। cos 30 कितना होता है? √3/2। क्लियर है ना? क्या √3 हो जाएगा और 2 से 10 हो जाएगा, 10 से 30 हो जाएगा। कठिन तो नहीं लगा? काश ऐसे ही पूरी फिजिक्स होती। होगी ना? अभी तक तो ऐसे ही है ना यार। थोड़ा बहुत देखो, क्या है ना कि थोड़े बहुत अगर सवाल कभी ऐसे ना बने, कोई सवाल टफ लग जाए या कोई सवाल समझ ना आए, तो उसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे फिजिक्स में ये सब होता जाता रहेगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ। अपने को कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए। जो सवाल फंसेगा उस सवाल को चैलेंज की तरह लो कि ये तो मुझे कुछ ना कुछ तो सिखा के जाएगा, तभी तो वो फंसा है ना। उस सीख पे फोकस करो कि एग्जाम में फिर सीखने वाली नौबत ना, एक सवाल देख के चलो इसको घर लगाएंगे, सीखेंगे इससे, ये वाली स्थिति ना हो। अरे क्लियर है ना? चल बेटा आजा, अब काम की बात करते हैं। देख, मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ये एंगल है 30 डिग्री। कितना एंगल है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इस वाली एक्सिस को मैं नाम दे रहा हूं एक्स एक्सिस का, और इस वाली एक्सिस को नाम दे रहा हूं वाई एक्सिस का। एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है? 90। कितना है? अरे क्लियर है? यहां पर एक्सलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है, एक्स और वाई में। एक्स और क्या एक्स या वाई से एंगल तुमको पता है? पता है? कितना है? एक्स से बताओ, एक्स से बताओ कितना एंगल है? 120। कंपोनेंट तोड़ना है, कंपोनेंट हमें हमेशा थीटा 90 से छोटा होगा। यहां से लाइन खींचे, अरे ये तो 90 है, ये 30 है, तो क्या ये 60 होगा? अरे होगा। इस 10 के कितने कंपोनेंट? दो। इधर क्या आएगा? 10 cos 60। इधर क्या जाएगा? 10 साइन। अरे समझे क्या? अरे समझे क्या? सोच, एक और तरीका है। ये 60 है तो क्या ये 30 होगा? तो इसका इधर कंपोनेंट क्या 10 साइन 30 होगा? गुड, जागे हो मतलब। 10 cos 30। इधर क्या होगा? 10 साइन, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या cos 60 और साइन 30 बराबर होता है? क्या यहां भी cos 30 साइन 60 बराबर होगा? कोई फर्क पड़ने वाला? चाहे x से रिजॉल्व करो चाहे y से। अरे कर सकते हैं। चले आगे बढ़े। ऐसा देखने को मिलेगा आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, प्रोजेक्टाइल में भी देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई। सुनिएगा, ये एंगल दे रखा है 120 और ये लाइन नीचे आ रही है 100 न्यूटन। क्या रिजॉल्व कर सकते हो? क्या रिजॉल्व कर सकते हो? बताओ। वाई से कितना? वाई से कितना? अभी देखना है, ऐसी इस लाइन को सीधा खींच दे। अरे खींचे। ये 120 है, ये कितना होगा? 60। ये कितना होगा? कितना होगा? समझे क्या? जिससे थीटा जुड़ा है उधर, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर। इधर क्या आएगा? कितना? 100 कॉस। बहुत बढ़िया, गुड, एकदम जागे रहो। और इधर कितना? 100 साइन। क्लियर है ना? अच्छा, अगर हम यहां 60 लिख लेते तो कुछ बदलता क्या? इधर कॉस आ जाता और इधर, इधर कॉस 60, इधर साइन 60। क्या कॉस 30 साइन 60 बराबर है? कोई फर्क पड़ता? अरे पड़ेगा। आसान है। चल, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। और इसकी वैल्यू
50 रूट याद रहेगा, याद रहेगा। चलें आगे बढ़े, चल नोट कर इसको। ये सवाल नहीं, सवाल घर पे करना अपना आराम से। अच्छा, जो मैं क्लास में क्वेश्चंस कराऊं, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लास खत्म होने के बाद अभी से आदत डाल लीजिए कि क्लास के क्वेश्चंस को पहले एक बार लगाना है। उससे क्या फायदा होगा कि क्लास का पूरा कंटेंट सवालों के साथ रिवाइज हो जाएगा। वैसे हम याद कराएंगे, चिंता मत करो, पूरी फिजिक्स याद कराएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। समझ रहे हो ना? अब ये नहीं है कि अभी इधर डायमेंशन रिवाइज करना छोड़ दिए तो डायमेंशन भूल गए। किसी दिन हम कह देंगे, जैसे मान लो हमें वेक्टर्स में 5 क्लास मिला है और यहां से 5 क्लास में अपने को वेक्टर्स करना है और मैक्स टू मैक्स 4 क्लास लगेगा, तो एक क्लास बचेगी। अब एक क्लास में हम कह देंगे कि भैया पूरा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आओ, तो क्लास में रिवीजन होगा, बवाल रिवीजन एकदम। हाँ, टेस्ट तो जो हो रहा है वो होता रहेगा, जरूरत नहीं है हर हफ्ते, हर अल्टरनेट हफ्ते टेस्ट है यार, कोई जरूरत नहीं है। बस तुम पढ़ के आओ ईमानदारी से और बोल ले जाओ मेरे साथ। फिर एक दौर आएगा 12 घंटा बोलेंगे लगातार लास्ट में। क्लास होगा 12 घंटा, ऊपर भी रहेंगे लोग, नीचे भी रहेंगे और खचाखच भरी रहेगा। 12 घंटे में पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा। ऑनलाइन वाला जैसे मैराथन होता है ना, वैसे ऑफलाइन का मैराथन चलेगा। बीच में चाय कॉफी मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। चाय कॉफी समोसा तब ठीक है। खाने की व्यवस्था करा दो, 24 घंटा बैठा लो। चलो, चलो भंडारा लगवा देंगे पूरी सब्जी का। लेकिन 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 उस समय तक जाते जाते ना, तुम देखना कि इस क्लास की स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, वास्तविकता है। बहुत लोग टूटेंगे और जो टूटेंगे उनका कुछ नहीं होगा, ये भी जान लो। अगर यहां से नहीं पढ़ पाए तो कहीं से नहीं पढ़ पाओगे, तय है। अब हम क्या बताएं यार, तुम्हारी किस्मत में पनौती है तो। है? नहीं नहीं, अब नहीं बनेगा, अब चलेगा। अब चलेगा, इस सैटरडे को मैं लगाऊंगा एक एक्स्ट्रा क्लास वैसे। वीटी सर का तो मत विश्वास किया करो यार। हो गया? देखो मैं बतियाऊं तो तुम बस सुनो, मेरे साथ बतियाने मत लग जाओ, अपना काम करते रहो। खूब तेज तेज टेबल पीटे हो ना तुम लोग, एक दिन टूट के निकलेगा 2 4 टेबल। एक बेंच गया। पैसा वीटी सर भरेंगे। हाँ, उनके पास बहुत पैसा है। मर्सिडीज भर में तो कोचिंग दोबारा बन जाएगी। हम्म, क्या चीज? हाँ, और क्या। चलें आगे बढ़े। पटना महंगाई बहुत है यार। हाँ, गुड़गांव वाला, हाँ, अरे गुड़गांव वाला सर का फ्लैट बहुत बवाल है यार, मतलब भौकाली फ्लैट है यार वो। मतलब वहां कॉलोनी में घुसो ना, उस कॉलोनी में तो तुमको लगता ही नहीं कि तुम इंडिया में हो। हाँ, ऐसा फील ही नहीं आएगा कि तुम इंडिया में हो। अरे श्रद्धा कपूर का अपार्टमेंट है भाई उस बिल्डिंग में, तो तुम सोचो ना यार। हैं? हम बता देंगे, जब तुमको जाना होगा तो बताना। डीएलएफ अल्टीमा करके एक सोसाइटी है। कार से नहीं घुसने देते भाई, टेम्पू तो छोड़ो। वेरिफिकेशन होता है गेट के पास, ऊपर मैसेज जाएगा, मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल होती है सोसाइटी की, वो ऐप से वेरीफाई करेंगे कि हम इनको जानते हैं तभी अंदर आने को मिलेगा। है? हाँ, तो गाड़ी का, हाँ, गाड़ी का भी ये रहता है कि गाड़ी रजिस्टर होती है वहां पे, तो जितनी गाड़ियां रजिस्टर होंगी बस वही जा पाएंगे।
मैं गरीब आदमी हूं भाई, मैं छोटे से घर में रहता था। पहले मैंने सोचा कि मैंने पूछा वीटी सर से, जब मैं स्टार्टिंग में संकल्प भारत गया था तो, कहाँ रहते हो सर? सर ने कहा सर डीएलएफ अल्टीमा। मैंने कहा कितनी दूर है? कह रहे हैं 22 किलोमीटर। ऑफिस से 22 किलोमीटर दूर था। तो वीटी सर्वर के घर पे स्टूडियो था ना, तो हम लोगों को क्या होता था कि ऑफिस से अप डाउन करना पड़ता था। फिर मैंने पूछा सर रेंट कितना है? कह रहे हैं 60,000 रेंट है और 20,000 मेंटेनेंस है। हमने कहा इतने में तो मेरा रेंट भी हो जाएगा। लेकिन महंगाई में गुड़गांव और पटना की महंगाई में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं वहां 35,000 गुड़गांव में 35,000 रेंट देता था, यहाँ 30,000 दे रहा हूं, इतना ही डिफरेंस है। तुम लोग कितना दे रहे हो? 3,000? रहना खाना दोनों? केवल रहना खाना दोनों कितने में? 6.5 में? 7 में? 6? ठीक ही है। मतलब मैं तो जब हॉस्टल के बाहर रहता था, तो हम लोगों ने एक कॉमन फ्लैट लिया था 3 BHK। वो 3 BHK क्या, वो 5 BHK टाइप था, मतलब 35-36 स्क्वायर फीट में बना था वो। तो हम लोग 5 लोग रहते थे और 12,000 रुपए उसका रेंट था। तो 2,500 रुपए के करीब रेंट आता था। और नीचे एक मेड थी जो केयर टेकर थे, जो पूरा बिल्डिंग का ख्याल रखते थे। हमने उनको कह दिया था कि हमें खाना खिला दिया करो। 2,500 रुपए पर कैंडिडेट पे हमें खाना मिल जाता था। तो महीने का 5-5,500 रुपए का खर्चा होता था, तो ठीक तो है। बट तुम लोगों के जैसा घर नहीं था मेरा, मेरा घर बहुत अच्छा था। मतलब उसमें एसी वेसी तो नहीं था, बट वो सेकंड फ्लोर पे था और ऊपर 2 फ्लोर और था, तो हमेशा ठंडा रहता था, चारों तरफ से वेंटिलेटेड था, तो हम मस्त सोते थे। खाली सोते ही थे बस। अरे मिटाएं इसको, आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ हाँ, मतलब वही आगे बढ़ाएं। वो व्हाइट बोर्ड वाली आदत है ना भाई। व्हाइट बोर्ड होता था, उस बोर्ड से लेके इस बोर्ड तक, इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड होता था जब अपन ऑफलाइन में पढ़ाते थे फुली। तो और फिर बड़ा बड़ा लिखते थे, और लगभग 30-35 मिनट लगता था पूरा बोर्ड भरने में। और उसके बाद 35 मिनट बाद 15 मिनट लिखते थे, हम वहां बैठ के बतकही करते थे। चले आगे बढ़े, ये तो 2 मिनट में भर जाता है यार। चलो आओ देखो, अब इसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या भाई साहब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब यहां से कहानी शुरू होगी, थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। अरे पढ़िएगा ना जी। ऐसे नहीं जागना था, ऐसे नहीं जागना था। क्लास के बाद अगर सब याद रह जाए, मैं सब पूरा रिकॉल करा के जाऊंगा क्लास के बाद, सब याद रह जाए तो अपने सेलिब्रेशन में एक बार पीट लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं रे गधा। वो कहां गया यार इसका तीर वीर जो आता था? वो कुछ तो हाँ निकला तो, ठीक है चलो। हाँ भाई, हाँ चले भाई आगे बढ़े। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करी रहा है। यूनिट वेक्टर का नाम सुने हो? हाँ, अब वहीं से कहानी स्टार्ट होगी भाई। यूनिट वेक्टर क्या भाई साहब? यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं इसको ए कैप से। किससे डिनोट करते हैं? किससे करते हैं? किससे करते हैं? किससे करते हैं? क्या ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इसका फॉर्मूला होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अभी इससे बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होगा? क्लियर है? डायरेक्शन होगी कि नहीं इसकी? अरे होगी कि नहीं? डायरेक्शन स्पेसिफिक होगी। अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड की बात करूं, मान लो मैं कह रहा हूं इस बोर्ड का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। कितना है भैया? 5 मीटर स्क्वायर। इसका फेस किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा। अरे होगा। अगर हम कह रहे हैं एरिया 5 मीटर स्क्वायर, तुम्हारे हिसाब से कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए स्केलर की वेक्टर? कैसी क्वांटिटी? कैसी क्वांटिटी? कैसी क्वांटिटी? अगर मैं कहूं एरिया 5 मीटर पर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर इन ईस्ट डायरेक्शन, कैसी क्वांटिटी? कैसी क्वांटिटी? क्लियर है ना?
अब मान लो मैं कह रहा हूं कि ईस्ट का आई कैप क्या है, ईस्ट का मैंने नाम दे दिया ईस्ट को आई कैप। आई कैप एक यूनिट वेक्टर होगा। आई कैप क्या होगा, एक जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन एक डायरेक्शन होगा। अभी हम आई कैप को कौन सी डायरेक्शन में रख रहे हैं, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, सबको समझ आ रहा है। एरिया हम कहें इसका 5 मीटर स्क्वायर है। कितना मीटर स्क्वायर है। अगर हम 5 आई कैप लिखते, क्या लिखते, 5 आई कैप, मतलब इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। अरे है कि नहीं है, क्लियर है। अच्छा 5 माइनस आई कैप कर दें या -5 आई कैप कर दें तो एरिया क्या हो जाएगा, वेस्ट। समझे कि नहीं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल समझे। 5 एक नंबर था जो स्केलर था, जो एक नंबर था, अगर उसको डायरेक्शन देना है तो जो डायरेक्शन देना है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अरे कर सकते हैं पक्का। तो यूनिट वेक्टर बस ये बताता है कि कोई मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है। अरे समझे। अब जैसे जब डायरेक्शन की बात आती है तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताया हूं, समझाया हूं कि डायरेक्शन बस 3 डायमेंशन में मेजर होती है। कौन कौन सा, एक्स वाई, एक्स वाई। अरे क्लियर है भाई। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, और ये अपने पास जेड एक्स है। फील कर पा रहे हो, थोड़ा 3D वाला फील आ रहा है। छोड़ो यार, ये अपने पास x है और ये अपने पास y है और ये अपने पास z। z समझना बाहर की तरफ, किधर है भाई साहब, बाहर। अब देखो, अब अगर मैं ऐसे लिखूं यहां पर 2,3,4, 2,3,4, तो तुमको पता चल जाएगा कि 2 कहां है, x है, 3 कहां है, 4 कहां है। अच्छा आज तक कोई ऐसा रूल सुने हो कि पहले x ही लिखा जाएगा। दिस इज अ जनरल मेथड टू रिप्रेजेंट, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल होता नहीं। हम हमेशा एक्स वाई जेड चलते हैं। अरे बात समझ रहे हैं ना। तो जब फिजिक्स की बात आई तो फिजिक्स में ये कहा गया कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को डिनोट करने वाला एक यूनिट वेक्टर रखो। क्या रखो, यूनिट वेक्टर, दैट इज आई कैप, आई। अच्छा वाई एक्सिस में जे, जेड एक्सिस में ये सब के सब यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, सबका मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या। अब सोचो अगर मैं कहीं लिखूं आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, क्या तुम बता सकते हो एक्स एक्सिस में वैल्यू कितना है, वाई एक्सिस में -3, जेड एक्सिस में। अरे क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सब बात याद रखे रहना। अब देखो, अब यहां से दौर शुरू होता है कि हमने कहा कि यहां पर एक पॉइंट है ए। क्या पॉइंट है भाई साहब, ए। क्लियर है। और इसका कोऑर्डिनेट है a, b, c। ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 0। अरे समझे ना। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए एक वेक्टर है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है भैया, अभी इसकी बात करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। इसको हम लिख रहे हैं R1 वेक्टर। क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो जब मैं R1 वेक्टर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए कौन सी एक्सेस में, कौन सी एक्सेस में, क्या ए आई कैप लिख दिया जाएगा। आई कैप लगाते ही मुझे पता चल जाएगा कि ए कौन सी एक्सेस में, बी जे कैप, सी के कैप। तो R1 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, अरे समझे कि नहीं, पल्ले पड़ा। अब सोचो हम यहां से चले हैं, हम यहां से चले हैं एक रास्ते से और यहां बी पॉइंट पर पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं, बी पॉइंट पर। ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, यही सारा गेम है भाई। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, x, y, z, x, y, क्लियर है ना। चलो इसका पोजीशन हमने मार्क किया R2। क्या मार्क किया, क्या मार्क किया, क्या R2 वेक्टर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अरे समझे क्या, क्या ये इक्वेशन बी हो गया। अब लग रहा है तुम पढ़ रहे हो भाई। हाँ बहुत बढ़िया। चलो ऐसे पढ़ना है, ए से बी गए, कहां से कहां गए, फाइनल पोजीशन क्या है,
इनिशियल पोजीशन, क्या ये लिख सकते हो? R2 माइनस, क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा? R1 और R2 कौन से वेक्टर होंगे? R1 और R2 पोजीशन कौन से वेक्टर हैं? अरे क्लैरिटी है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जानते हो? डिस्प्लेसमेंट जानते हो? चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल माइनस, तो इसको लिखा जाएगा R21 वेक्टर। क्या लिखा जाएगा? R21 वेक्टर, एंड दैट इज R2 वेक्टर माइनस R2 में से R1 घटाओगे तो याद रखना I में से I, J में से J और K में से, तो क्या लिखा जाएगा? प्लस Y माइनस B प्लस Z माइनस C। अरे आया जी, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात समझना, जिसको तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम दे रहे हो, इससे मैं एक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से आंसर करना। अपने पास 3 वेक्टर्स हैं, R1, इसका नाम क्या है? R21, और इसका नाम क्या है? इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? कौन सा है? R21। कौन सा है? R2। क्या क्या रूल क्या है? हेड टू हेड और टेल टू, देख इसी का हेड टू हेड और टेल टू टेल मीट कर रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? क्या है? क्या है? जो आज तक तुम रटते थे उसका बवाल है। R2 है ना भाई? R2 वेक्टर क्या R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर के बराबर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? R21 का वैल्यू बता, यहां से क्या आएगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस, तो जिसको तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन रटते थे, वो ट्रायंगल लॉ है। क्या है भाई साहब? क्लैरिटी है ना? कोई दिक्कत? अब सोच, अगर मैं, अब ध्यान देना, अगर मैं इसको पलट दूं तो इसका मतलब मैं कहां से कहां गया? R2 से, R2 से। अब सोच रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो जब हम इधर गए हैं तो हम R1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। अरे आया। और जब इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं ना R12, तो इसको लिखते हैं R1 माइनस। अरे समझे ना? यहीं से डिराइव हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या R12 वेक्टर का वैल्यू लिख सकते हो? क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल ना, R1 माइनस R2, तो क्या लिखेंगे? प्लस B माइनस वाई ऑफ J का प्लस C माइनस Z ऑफ, अरे नहीं आया? आया जी। क्या R12 को माइनस R21 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, कोई परेशानी? जब हम वेक्टर शुरू किए थे तो हमने कहा था इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे क्या? क्लियर है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो? अरे जानते हो? ये कोऑर्डिनेट क्या 0,0,0 है, ये कोऑर्डिनेट A, B, C। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो? क्या होगा? A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का स्क्वायर प्लस C माइनस 0 का स्क्वायर, क्या होल अंडर रूट। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, क्या सर ये क्या है सर? अबे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ प्लस y2 माइनस प्लस z2 माइनस। अरे जानते हो ना, ये जनरल फॉर्मूला है भाई। अब इस रॉड का लेंथ निकालना है ना, तो क्या होगा? a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस, क्या ये R1 का मैग्नीट्यूड कहलाएगा? कहलाएगा ना? अब देख, जब R1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसको यह भी कहा जाता है कि I, J, K के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करो, ऐड करो और अंडर रूट लगा दो। अरे कहते हैं ना, वही बेसिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। समझे कि नहीं? सोचो, अब R2 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा, किसका मैग्नीट्यूड? क्या डायरेक्टली मैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सोच R12 का लिखना, R21 का लिखना हो तो
ये अपने पास x है, y है, z है। ये कोऑर्डिनेट क्या है? a है, b है, c है। क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या होगा? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस z माइनस, क्या होल अंडर रूट लग जाएगा? अरे लग जाएगा, पक्का ना? अब सोचिए, यहां कोफिशिएंट भी देख, क्या सेम ही आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, जब हम देखेंगे R1 और उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या? a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस प्लस c माइनस, क्या कोई फर्क आएगा? अरे नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा? क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ तो अब मुद्दे वाली बात करते हैं। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं हर एक वेक्टर, ठीक है? ध्यान से देखना। R1 वेक्टर क्या आया था हमारा? बोल नहीं रहे तुम लोग यार। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस, अच्छा R2 वेक्टर क्या आया था? प्लस जेड के, अरे आया था। और अच्छा चलो यही करते हैं। अगर R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कोई कष्ट है क्या? टाइम पास चीज है ना भाई। R2 वेक्टर लिखना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस, अरे समझे क्या? अरे आया क्या? अच्छा R21 वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1, R2 माइनस एक्स माइनस एक आई कैप प्लस वाई माइनस बी जे कैप प्लस जेड माइनस सी। डायग्राम पीछे वाला देख पा रहे हो ना? यहां नहीं है फिर भी दिख रहा है ना? मन की आंखों से दिखना चाहिए। हमें दिखेगा ना? चलें आगे बढ़े। चल R21 वेक्टर का अगर मॉड लिखेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी जेड माइनस सी स्क्वायर। अरे आया क्या? R12 वेक्टर लिख सकते हो? क्या बनेगा? बी माइनस वाई ऑफ प्लस सी माइनस जेड ऑफ। अरे क्लियर है क्या? अच्छा R12 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, क्या लिखूं? क्या सेम आंसर लिख सकता हूं? a माइनस एक्स का स्क्वायर कर या x माइनस ए का स्क्वायर कर, बात तो बराबर ही है ना? अरे है कि नहीं है? पल्ले बढ़ रहा है। यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि R21 वेक्टर माइनस R12 के बराबर होगा। अरे क्लियर है क्या? एक और बात निकाली कि R12 का मॉड R21 के मॉड के बराबर होगा। अरे आया कि नहीं आया? हमें टाइम पास चीज है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले आगे बढ़ जाएं। क्लियर है भाई? चल आ जा, रुक जा, अब देख, अब ये याद रखना है अपने को। पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर है यार? अरे यूनिट वेक्टर क्लियर है भाई? ये सवाल देख, क्या क्या सी होगा? इधर आओ, इधर देख, इधर देखो, रुको रुको रुको, ए बी सी डी, अभी ध्यान दो। ये बताओ, अगर मुझे R1 कैप लिखना है, क्या लिखना है? R1 कैप, तो फॉर्मूला क्या है? R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर। अरे यही तो है। R1 वेक्टर कितना है? अरे यहां पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे कोई दिक्कत? क्या R2 कैप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? क्या होगा? अरे होगा। क्या R12 कैप निकाल सकते हो? कोई दिक्कत है? चल बहुत बढ़िया, आ जा। अब सवाल देख, अब ये सवाल देख, ये क्या है? द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, क्या सॉल्व कर सकते हैं? अरे कौन सा आंसर होगा? अरे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं क्या? ए वेक्टर अपने को पता है आई कैप प्लस जे कैप, मॉड कितना होगा इसका? 1 प्लस 1। अरे 1 का स्क्वायर 1 ना,
फिर 1 का स्क्वायर 1, और इसी को डिवाइड करने से तो अपने को ए कैप मिलता है ना, तो ए कैप का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय, अरे समझ आया, समझ आया, कोई दिक्कत? चल एक और यहां तक। अब देख इसमें और कोई यूनिट वेक्टर का सवाल है क्या? हाँ ये एक सवाल दे, रट क्या हो क्या? हाँ अच्छा ये, अच्छा ये स्लाइड में था क्या? ये नहीं रहा होगा। अच्छा होमवर्क में सीक्वेंस से बना रहे थे तो बना लिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो, क्या ही दिक्कत है, आसान चीज है। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, देन द वैल्यू ऑफ सी इज, ये एक यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? क्लियर है ना? पक्का? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा तो, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर। अब सोच रहे होगे सर माइनस क्यों नहीं लिखा, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, और प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या 0.25 होगा, 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्लियर है क्या? 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.11 हो जाएगा, सी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 0.11। क्या आंसर है? अरे आया जी, आसान है, पक्का भाई। चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्या है? वेक्टर रिजोल्यूशन, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने ना, हटाओ। 3D पे अभी बाद में आएंगे। चलो एक और बात अभी, हाँ यहाँ के बाद कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हाँ भाई रुको रुको रुको, अभी टाइम है ना अपने पास? अच्छा रुको रुको, बस एक लाइन एक लाइन। कंडीशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, और बहुत तरीके होते हैं, बट अभी ये सिंपल वाली चीज है, इसको सीख लेते हैं, इससे थोड़े सवाल बन जाएंगे तुम्हारे। कंडीशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा R1 वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी, और एक लिखा मैंने R2 वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। अरे समझे ना? अगर हम कह रहे हैं R1 इज पैरेलल टू R2, R1 इज पैरेलल टू, क्लियर है ना? तो ये तभी पैरेलल होगा जब a बाई एक्स इक्वल्स टू बी बाई वाई इक्वल्स टू सी बाई जेड। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? चले भैया नोट करना शुरू कर दीजिए, आ जाइए। यहां तक तो नोट हो गया था ना? चलिए 10 मिनट का समय है, फटाक से लिखेंगे। लिखो, बाद में लिखने के लिए मत टालना, क्योंकि यही 15 मिनट बाद में जाकर आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा भी हो सकता है, और परमानेंटली नहीं लिखा भी हो सकता है। क्या कह रहा भाई? अच्छा थैंक यू भाई, थैंक यू। फिर थोड़ी देर बाद कह रहे हो ब्रह्मा भैया अमर रहे। एक एक दिन तरुण सर की क्लास में पीट के दिखाओ। भाई थोड़ा तेज पेन चलाएंगे, पूरा वेक्टर जितना पढ़ा है सब रिवाइज करके जाएंगे। अभी एक राउंड चलेगा पूरा रिवीजन। स्लाइड आगे बढ़ाएं। जितने लोगों ने होमवर्क कर लिया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लेंगे, क्योंकि कल से होमवर्क चेक होगा और हम घर फोन मिलाएंगे। तैयार रहिएगा, क्योंकि 2 ही क्लास हो रहा है इस समय,
तो अभी इसके बाद खाली हो जाते हैं हम, तो आधा घंटा बतिया लेंगे घर पे फोन करके, हमारा भी मन लगा रहेगा, चुगली उगली करने को मिल जाए, दिन भर का दिन अच्छा जाता है, चलो आज कुछ तो बढ़िया किए हैं। हाँ भाई, लड़की वाला काम बहुत करते हैं, अच्छा। अब देखो सब में कुछ ना कुछ हुनर होता है, तो अब ये हुनर उनसे सीखने वाला है, इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने मैंने सुबह वाले बैच में कहा कि भाई मार पीट तो सकते नहीं है, घर पे ही फोन कर दे रहे हैं, तो कह रहा सर मार लीजिए, घर पे मत करिएगा। मेरा कन्या नहीं है भाई, वृश्चिक है। हेलो। ओके। हाँ जी, बोल रहा हूँ। आई कॉल यू लेटर। चले जी, आगे बढ़ रहे हैं भैया। भैया क्या ही बकवास करते हो यार तुम लोग, पहुंचता ही नहीं है मेरे तक। ऐसी बकवास क्या करो मेरे तक आए भी। माइक का व्यवस्था कर दिया जाए, नहीं पीछे लटकवा दिया जाए माइक थोड़ा, कि तुम बोलो तो माइक में तुम्हारी भी आवाज आए। हेलो 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 हेलो। ये अजीब सा माइक है, दूर से थोड़ा सा भी कैच नहीं करता है। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? हाँ महंगा वाला है थोड़ा। क्या 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 क्या? रास्ते का माल सस्ते में। अब से कहा गया 15 मिनट और पढ़ाना है, ऐसे ही। एमडी सर थोड़ा अभी लेट में आएंगे। और अभी लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अरे अभी आज फोटो खिंचाएगा। हाँ अभी क्लास का फोटो खिंचाएगा, तभी पढ़ेंगे हम लोग बढ़िया से, ठीक है। रिवाइज करेंगे एकदम बवाल, नहीं? अरे हो गया, नोट हो गया, जल्दी लिखो। हाँ तो जितना जरूरत का उतना लिख लो, यूनिट वेक्टर वाला लिख लो। अच्छा छापना जरूरी है क्या? वो तो हम याद करवा रहे थे, तो लिख दिए दोबारा। तुम्हें लिखना है तुम भी लिख लो। पंचायत देखेगी नहीं तुम लोग? एक ही गाना है लेकिन कितना बढ़िया गाना है, नहीं? हिंद के सितारा। हाँ वही तो, मैं पहली बार सुना था तो मैं ऐसे ही गा रहा था, तो मेरी माँ कह रही है कि जब घर में लड़का उड़का होता है तो ये सोहर गाया जाता है। हम तो मैंने कहा कि लड़कियां होती है तो नहीं गाया जाता है। कह रहे बाबू तब जमाना अलग था, तब लोग सोचते थे कि वह लड़का ही होना चाहिए, नहीं? अब जमाना बदल गया है, लेकिन फिर भी अभी भी लोग बहुत हैं ऐसे। आगे बढ़े भाई।
ललना डीएम हुई है हो, ऊपरा सीएम हुई है हो ना, हमको याद नहीं है। अच्छा, सीएम के बाद पीएम हुई है, हाँ। ललना हीरा में पुखराज हुई है ना, सिरवा के ताज हुई है हो। वाह 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 वाह। और ललना यहां आग लगा रहे हैं। बस भाई बस, अरे चले आगे बढ़े। रिंकिया के पापा, ये तो सवाल आ गया। बैक स्लाइड, बैग ही किए हैं, खाली है तो हम क्या करें, फ्रंट हो गया है। हाँ बता रहे हैं। ये सवाल तो ठीक है ना यार, आसान है। ये बताओ, कंडीशन फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशन फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स। चलो एक और चीज पढ़ाई देते हैं, आसान है। अब पढ़ा दे ना। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। कुछ नो दब गया नहीं। हाँ बोल भाई। नेक्स्ट, बैक, बैक में तो सवाल है यार। और बैक, और बैक, लिखो। हो गया। देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए कभी ये मत कहा करो कि नहीं सर, क्योंकि सिलेबस बहुत है ना। तो जहां थोड़ा कठिन आए वहां के लिए हमारे पास समय बचे। क्लियर है। बस वही सवालों में बचेगा, सवालों के लिए हमको समय ज्यादा से ज्यादा निकालना पड़ेगा। अब जैसे 5 लेक्चर है वेक्टर में आज, कल हमारा 3D हो जाएगा पूरा वेक्टर रिजोल्यूशन, और कल हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा कल। और परसों एक क्लास लगेगा थोड़ा कंपोनेंट अलोंग और परपेंडिकुलर तोड़ने में, और उसके बाद एक क्लास में हम पूरा रिवाइज कर डालेंगे, जितना पढ़े हैं शुरू से लेके लास्ट तक सबका 30-40 सवाल लेके आऊंगा, क्लास में करेंगे पूरा वेक्टर्स डन। उसके बाद एक क्लास बचेगा एक्स्ट्रा वेक्टर्स में, उसमें हम करेंगे रिवीजन बेसिक मैथ्स का, ताकि एकदम बेसिक मैथ्स इतना जुबान पे रटा हुआ हो ना कि काइनेमेटिक्स शुरू हो तो बेसिक मैथमेटिक्स की वजह से लैग ना हो। अरे चले भाई, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो भाई ये देखो। हाँ, चलो देखो क्या लिखना था, पैरेलल वेक्टर। अच्छा लिखो 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 लिखो, हाँ, लिखो। ये आसान होता है, अभी जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे तो और आसान लगने लगेगा। डॉट प्रोडक्ट का सवाल है बट बन जाता है ऐसे भी। हाँ, अब गांव चले गए थे तो छूट गया था, मतलब गांव क्या, लखनऊ चले गए थे तो। नहीं वो तो रील तो वो बहुत पहले का था, वैसे डाल दिया था उस दिन। लेके जाता हूँ मैं उसको भी टाइम पास। चले भाई आगे बढ़े, आगे चले जी। हाँ चलो आप, बहुत बढ़िया, पीछे वाले लोगों तक मेरी बात ज्यादा पहुंच रही है। अच्छा है ना जी। यस। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या है। हाँ भाई, चलो भाई, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। अरे अभी तक एक्स वाई में तोड़ते थे ना वेक्टर को,
कितना घटिया रिस्पॉन्स है। जागो पहले, चलो जागो। तो लोग टाइम स्पैन देख रहे हो यार, 15 मिनट और बढ़ी है क्लास, अच्छी बात है ना। हाँ, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यूब देखे हो, क्यूब, क्यूबॉइड जानते हो? हाँ, थोड़ा जाग के पढ़ लो यार प्लीज भाई, रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, विनती है, मेरे लिए पढ़ लो, मेरा नीट में सिलेक्शन होगा। सर आप कह रहे हो तो कर लेते हैं आपके लिए, क्या कहते हो आप मेरे लिए कुछ भी? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, आ जाओ। ये बताओ, बस ये बात बताना, जिस एक्सिस से थीटा जुड़ा होगा, हाँ भाई, उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? कौन सा कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट? क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? चल भाई बहुत बढ़िया, आज उसी का खेल होने वाला है यहाँ पे। ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई, ये अपने पास जेड। क्लियर है यार? सोच भाई, अगर हम कह रहे हैं कि ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड यहां से लेके यहां तक, समझ रहे हो ना? क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता है ना। लेंथ है ए, ब्रेड्थ है बी, और ये वाली वैल्यू कितनी है? सी। कितनी है? ये कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा, पल्ले पड़ रहा है बराबर सबको? चलो भाई बहुत बढ़िया, झूठ मत बोलना, अगर कोई डाउट रह जाए तो बोल के पूछ लेना मेरे से। क्या ये वेक्टर बना सकते हो यार? ये 0,0,0, मैं कह रहा हूं ये ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है? क्या ए वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हो? कितना होगा? अबे भाई, ए आई कैप प्लस सी के कैप। बेइज्जती करा रहे हो यार तुम लोग तो यार। क्लियर है ना? अच्छा, ये कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? कितना होगा? ए कॉमा बी कॉमा 0। अरे नहीं आया, आया? अबे ये एक्स वाई प्लेन में है ना, तो जेड तो 0 होगा ना। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? ए कॉमा 0 कॉमा सी। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? बहुत ही घटिया रिस्पांस। ये कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, क्या होगा? 0 कॉमा 1 बी कॉमा सी। अरे बना जी, ये तो हम ऐसे लिखवा रहे थे, कोऑर्डिनेट लिखने आ रहा है कि नहीं? चले आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से मुद्दे वाली बात है, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप में किसी को कोई डाउट है? किसी को? पक्का भाई? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चले आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये देखना, मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बन रहा है। एक्स से कितना बन रहा है? एक्स से कितना? वाई से कितना? बीटा। और जेड से कितना? गामा। जेड से कितना? ये ए है ना, ए है ना? अरे समझ रहे हो कि नहीं बात? क्या ए एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है? है? एक्स वाई में है? नो। कहां है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अरे क्लैरिटी है भाई? ये तीनों डायमेंशन देख पा रहे हो? अब देखो ए का पोजीशन, एक और पेन दो, ये देखना, इसमें ए वेक्टर पहचान रहे हो कौन सा है? कौन सा वाला है? ये वाला है ना? देखना, हाँ थोड़ा बनाते हैं इसको बढ़िया से। हाँ, मुड़ जा रहा है यार ये, देखो। हाँ अभी ठीक है। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास कौन सी है? ये अपने पास, ये क्या है? ए। क्लियर है ना? अब देखना, ये मेरे पास एक्स था ना, ये यहां से अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल? कितना एंगल? ये अपना वाई था ना, यहां से कितना एंगल? कितना? और यहां से कितना? क्लियर है ना? अब अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ूंगा तो 2 कंपोनेंट होगा, जिससे थीटा जुड़ा है उधर क्या जाएगा, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर, उससे अपने को कोई लेना देना, कहां गया क्या हुआ कोई फर्क पड़ने वाला। ए का जो कंपोनेंट इधर आएगा इस साइड, वो कितना होगा? ए कॉस अल्फा, ए कॉस साइन अल्फा, कहां गया उससे अपने को कोई लेना देना।
लेकिन एक बात पता होनी चाहिए, क्या साइन अल्फा वाई में जाएगा? क्या ये एक्स और वाई के बीच में है? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। सोचो, जानते हो कहां जाएगा? इसका एक प्लेन होगा जिसमें अल्फा इधर बन रहा है, तो एक प्लेन ऐसा होगा जिससे 90 माइनस अल्फा बन रहा होगा, वो कहीं बीच में होगा। अरे नहीं आया, फील कर पा रहे हो? ये देखो, अगर ये यहां होता तो इधर अल्फा आता और इधर क्या जाता? जाता ना। अब देखना, अब ये यहां पर है ना, तो इधर अल्फा आया है, तो इधर कहीं क्या गया होगा? अरे साइन, गड़बड़ कर रहे हैं, सॉरी। देखो फिर से सोचो, अगर ये एक्स वाई प्लेन में होता तो ये एंगल कितना है? अल्फा। कितना है? अगर एक्स वाई प्लेन में होता तो इधर ए कॉस अल्फा आता और इधर ए साइन अल्फा। समझ आई? समझ आई बात? अब सोचो, क्या ये एक्स वाई प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, ये बात समझ आ रही है? यहां से एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। कितना बन रहा है? इधर क्या आएगा? ए कॉस अल्फा। इधर क्या जाएगा? समझ पा रहे हो? एक एक्सिस ऐसे होगी, उधर जाएगा ये साइन अल्फा, भाड़ में जाए साइन अल्फा। अपने को उससे कोई लेना देना? अपने को किससे लेना देना है? किससे? किससे? बस एक बात समझाने के लिए मैं ये कहानी बन रहा हूं कि अगर यहां ए कॉस अल्फा आया तो वाई में ए साइन अल्फा मत भेज देना। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है। इधर कौन सा कंपोनेंट? कॉस। कितना? ए कॉस अल्फा। ए कॉस, क्लियर है? ए कॉस अल्फा। अच्छा, बहुत बढ़िया। वाई से कितना बना रहा है? कितना बना रहा है? कितना बना रहा है? कितना बना रहा है? इधर जो कंपोनेंट आएगा वो ए कॉस बीटा। ए कॉस, क्लियर है ना? क्लियर है ना? जेड से कितना बना रहा है? इधर क्या जाएगा? ए कॉस। ए कॉस, सबको क्लियर है? चलो अब ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि ए जो होगा, ए वो बराबर होगा ए कॉस अल्फा के। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? अच्छा, बी जो होगा ये बराबर होगा ए कॉस बीटा के। अरे समझे कि नहीं? और सी जो होगा वो बराबर होगा, अरे क्लियर है क्या? नहीं आया? अरे आया, पल्ले पड़ गया बराबर। यही समझाना था यार। अब सोच, अब मैं एक और बात इसमें कह रहा हूं कि तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी तुमको इसका पर्पस पता चलेगा। मैं कह रहा हूं बी स्क्वायर कर दो, फिर सी स्क्वायर कर दो, और फिर डी स्क्वायर कर दो। अरे क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सब में ए कॉमन है? अरे सब में ए कॉमन है। बहुत ही घटिया रिस्पांस। क्या ए स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। समझे ना? कोई दिक्कत? अब अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो मैं इससे इसको काट सकता हूं। अबे देखो ना, ये ए वेक्टर का मॉड को ही तो ए लिख रहे हैं, और मॉड का फॉर्मूला जानते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा? कट गया? कट गया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, अरे नहीं आया? आ गया जी? फील आया? समझ आना चाहिए, क्या रटे हो? ये पल्ले पड़ा कि ए कॉस अल्फा ही क्यों हुआ, यही समझना जरूरी था। बी ए कॉस बीटा ही क्यों हुआ, क्या ये क्लियर है? इसका जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जाएगा, क्या वो ए कॉस अल्फा होगा? जागे हो? गलत बोलूंगा बीच में, ठीक है ना? और इसका जो कंपोनेंट इधर जाएगा, क्या वो ए कॉस बीटा होगा? अरे होगा। जो कंपोनेंट इधर आएगा, क्या वो ए साइन बीटा होगा? क्या होगा? ए कॉस। क्लियर है क्या? इसका साइन कंपोनेंट कहां जाएगा, क्या इसका ज्ञान है हमको? कोई पता? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इधर कॉस आया तो इधर साइन जाएगा? वो किस में होता है?
2D में। किसमें होता है? किसमें होता है? क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अगर एक से अल्फा बना रहे तो दूसरे से 90 माइनस अल्फा बनाता है। अरे नहीं आया। अगर एक से अल्फा बना रहे तो दूसरे से 90 माइनस अल्फा। किसमें? 2D में कि 3D में? किसमें? 3D में। ऐसा कुछ जरूरी? अरे क्लियर है क्या? क्या 3D में ये पॉसिबल है तीनों से एंगल बराबर बन जाए? अरे पॉसिबल है ना? कैसा शेप होगा? तीनों से एंगल बराबर। कैसा शेप होगा? क्यूब। अबे ए बी सी सब बराबर हो जाएंगे ना? क्या क्यूब बन जाएगा? नहीं आया? आया? चलो अब एक बात सुनना यहां से। कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। किस नाम से जाना जाता है इनको? डायरेक्शन कोसाइंस। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो एक बार फिर से पूरा 3D कंपोनेंट देखेंगे। क्या अपन क्यूबॉइड आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। क्यूबॉइड के एक कॉर्नर को क्या 0,0,0 मान जा सकता है? और उसके जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर को क्या A,B,C मान सकते हैं? क्या उस लाइन को जोड़ने वाली, जो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या होगा इक्वेशन? AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। अरे आया क्या? क्या उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। अरे क्लैरिटी है क्या? पक्का भाई साहब? समझने वाली बात है। जब मैं A लिखा हूं ना तो वहां मॉड लगाया हूं ना तो वेक्टर लगाया हूं। अरे क्लियर है क्या? इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड। किसकी बात कर रहे हैं? अरे क्लियर है ना भाई? अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? A कितना है? कितना है? जो कंपोनेंट x के अलोंग जाएगा वो क्या होगा? A cos अल्फा। A cos। क्या ये तुमको पता है A sin अल्फा कहां जाएगा? अभी हमें इसका कोई ज्ञान। क्लियर है ना? क्या A sin अल्फा को y में तो नहीं ले जाओगे? y से एंगल कितना है? बीटा। इधर जाएगा कितना? A cos बीटा। A cos y z से कितना एंगल है? A cos गामा। A cos। क्या A cos गामा C के बराबर होगा? और A cos अल्फा और A cos बीटा, क्या तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें? क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा? क्या A स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा cos गामा को क्या जानते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्लिस्टर क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का भाई? आगे बढ़ जाएं। चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक बात ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं यहां पर cos अल्फा जो है वो बराबर है A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के। अरे नहीं आया? अरे cos अल्फा को A बाई A लिखोगे ना, और इस A की वैल्यू तो जानते हो ना?